हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की। मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ से क्या क्या संभावित प्रश्न परीक्षा में हो सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत गुर्जर प्रतिहार वंश से। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो सबसे पहले यदि हम गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति को देखें तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारे मत जो है प्रचलित हैं जो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग बातें प्रस्तुत करते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में एक मत ये कहता है कि एक ब्राह्मण थे हरिचंद्र नामक। इन ब्राह्मणों के वंशजों ने शास्त्रों को त्याग कर शस्त्र उठाए और हरिचंद्र ब्राह्मण के जो वंशज थे उन वंशजों के द्वारा ही इस गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। मतलब कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के संबंध में जो मत है वो एक मत ये कहता है कि हरिचंद्र नामक ब्राह्मण से इस वंश की जो है वो उत्पत्ति हुई। ठीक है, हरिचंद्र नामक ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति हुई, फिर इन्होंने इसके वंशजों ने शस्त्र उठाए और फिर ये क्षत्रिय कहलाए। अब इस वंश में यदि हम बात करें तो एक शासक हुआ जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। इसने उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। देखो, हमें गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। एक बात और आप समझ ले, हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं सारे फैक्ट्स पर बात करेंगे जो मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड हैं। तो नागभट्ट प्रथम एक शासक था जिसने उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की और ये प्रश्न परीक्षा में आ भी चुका है ना। व्यापम आदि एग्जाम्स में ये प्रश्न आ चुका है कि उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी या नागभट्ट प्रथम की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी उज्जैन और उज्जैन और उसके आसपास क्षेत्र में इसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। एक फैक्ट इस नागभट्ट प्रथम के विषय में पता चलता है कि ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसके अनुसार अरब आक्रमणकारियों को इसने भारत से खदेड़ा था। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को भारत से खदेड़ा था। ग्वालियर प्रशस्ति में इन अरब आक्रमणकारियों के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो किया गया है मलेच्छाधिप, है ना। मलेच्छाधिप अर्थात कि जो अरब आक्रमणकारी थे उन्हें ग्वालियर प्रशस्ति जो है उनके विषय में बताती है कि नागभट्ट प्रथम ने उन्हें ग्वालियर से खरीदा था। नागभट्ट प्रथम इतिहास में संभवतः सर्वप्रथम वो शासक था जिसने नगद वेतनधारी स्थायी सेना निर्मित की थी, है ना। नागभट्ट प्रथम जो इतिहास में इसके विषय में एक फैक्ट पता चलता है कि इसने नगद वेतनधारी स्थायी सेना जो है वो निर्मित की थी। नागभट्ट प्रथम की मृत्यु के बाद उसके भतीजों ने, एक का नाम था काकुस्थ जिसे इतिहास में कक्कुक भी कहा जाता है और दूसरा था देवराज, इन दोनों ने शासन किया। ऐसा कहा जाता है काकुस्थ और देवराज इन दोनों ने मिलकर शासन किया, है ना। इन दोनों ने एक साथ शासन किया। कुछ इतिहासकार या कुछ इतिहास की किताबें ये कहती है कि नहीं, पहले काकुस्थ ने शासन किया और फिर उसके बाद देवराज ने शासन किया। जो कुछ भी हो, इन दोनों ने नागभट्ट प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो है वो शासन किया। किसने? काकुस्थ ने और देवराज ने। अब देवराज की मृत्यु के पश्चात वत्सराज जो है वो शासक बना। ठीक है, नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी उज्जैन। अरब आक्रमणकारियों को उसने खदेड़ा था मध्य प्रदेश के क्षेत्र से। उसने नकद वेतनधारी स्थायी सेना निर्मित की थी और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दो भतीजों ने यहाँ पर शासन किया। संभवतः उसके कोई बेटा या कोई योग्य बेटा नहीं था जिस कारण उसके भतीजों ने शासन संभाला। एक काकुस्थ और देवराज, संभवतः दोनों ने साथ में शासन किया। कुछ ग्रंथ कहते नहीं, पहले काकुस्थ ने शासन किया फिर देवराज ने शासन किया और देवराज की मृत्यु के पश्चात वत्सराज जो था वो शासक बना। अब वत्सराज के विषय में बात करते हैं। तो वत्सराज जिसकी जानकारी मिलती है कुवलमाल, एक जैन ग्रंथ है ना, हरिवंश पुराण, इससे हमें जानकारी मिलती है इस वत्सराज की। वत्सराज जो कि शिव भक्त था, बंगाल के राजा गोड़ नरेश धर्मपाल को इसने युद्ध में हराया था। ये हमें पता चलता है इन कुवलमाल और हरिवंश पुराण नामक ग्रंथों से।
वत्सराज के पश्चात नागभट्ट द्वितीय राजा बना, है ना। वत्सराज के पश्चात जो अगला शासक बना गुर्जर प्रतिहार का, वो बना नागभट्ट द्वितीय। अभी तक इनकी राजधानी उज्जैन ही है, चाहे नागभट्ट प्रथम हो, काकुस्थ हो, देवराज हो, वत्सराज हो, इन सब ने जो शासन किया वो उज्जैन को राजधानी बनाकर किया। अब नागभट्ट द्वितीय जो है वो राजा बनता है और वो अपनी राजधानी को उज्जैन से स्थापित करता है कन्नौज, है ना। वही कन्नौज जहां पर राज्यश्री का मैंने आपको पढ़ाया था ना, हर्षवर्धन वाला पूरा कान्यकुब्ज कन्नौज, है ना, जिसपे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था, है ना, वही कन्नौज। तो उसी कन्नौज पर नागभट्ट द्वितीय जो है उसी कन्नौज पर उज्जैन से अपनी राजधानी को प्रतिस्थापित करता है। मतलब कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना का श्रेय जाता है नागभट्ट द्वितीय को, जबकि उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना का श्रेय जाता है नागभट्ट प्रथम को। और इसने भी गौड़ नरेश धर्मपाल को हराया था। ठीक है, गौड़ नरेश धर्मपाल पुनः आक्रमण करते हैं और नागभट्ट द्वितीय जो है उन्हें युद्ध में हराता है। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय के विषय में यदि हम और फैक्ट्स देखें तो प्रबंध कोश ग्रंथ के अनुसार उसने राजधानी उज्जैन से कन्नौज तथा फिर कन्नौज से ग्वालियर प्रतिस्थापित करण की, है ना। ये उल्लेख मिलता है प्रबंध कोश में कि नागभट्ट द्वितीय ने पहले अपनी राजधानी को उज्जैन से कन्नौज ट्रांसफर किया और फिर कन्नौज से उसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया ग्वालियर। ये कहता है प्रबंध कोश ग्रंथ। जीवन के अंतिम समय में उसने जैन धर्म धारण कर गंगा में जल समाधि ले ली, है ना। जो नागभट्ट द्वितीय था उसके विषय में ये पता चलता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में, है ना, अपने जीवन के अंतिम समय में उसने जो है गंगा में समाधि ले ली, है ना। ये बात पता चलती है हमें इसके विषय में। नागभट्ट द्वितीय की विजयों का उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में किया गया है और इसका जो उत्तराधिकारी था वो था रामभद्र, जो संभवतः इसका पुत्र था, है ना। उसकी नागभट्ट द्वितीय की जो पत्नी थी इष्टादेवी, है ना, उससे ये उत्पन्न हुआ था। चल नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। रामभद्र, तो रामभद्र के पिता नागभट्ट द्वितीय, माता थी इष्टादेवी और इसने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज। धर्मपाल के पुत्र, जो धर्मपाल अभी तक हारता आ रहा, अब उसका जो पुत्र था देवपाल, उसके साथ इसका रामभद्र का युद्ध हुआ था और रामभद्र का जो उत्तराधिकारी, इसका जो पुत्र था रामभद्र का, वह था मिहिर भोज। और इतिहास में आप सब जानते हैं कि मिहिर भोज नाम जो है वो काफी विख्यात है ना। मिहिर भोज नाम जो है वो लगभग आप सब ने सुना भी होगा मिहिर भोज के विषय में। तो मिहिर भोज जो है वो रामभद्र का बेटा था। ठीक है, रामभद्र कौन था? नागभट्ट द्वितीय का बेटा था रामभद्र, और रामभद्र का बेटा था मिहिर भोज। अब हम बात करते हैं मिहिर भोज के विषय में। तो मिहिर भोज, पिता का नाम रामभद्र, माता का नाम अप्पा देवी और पत्नी का नाम था भट्टारिका, है ना, पत्नी थी भट्टारिका। अब मिहिर भोज के हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं इनकी मुद्राओं में। एक नाम मिलता है मिहिर, एक नाम मिलता है प्रभास, एक नाम मिलता है आदि वराह। अब ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है व्यापम में कि किस शासक को मुद्राओं में आदि वराह लिखा गया है, या किस शासक की मुद्राओं में उसे आदि वराह के रूप में अंकित किया गया है। तो आदि वराह के रूप में किस शासक को उसकी मुद्राओं में उसका अंकन किया है? तो मिहिर भोज का। मिहिर भोज के विषय में जो जानकारी मिलती है हमें, तो राज तरंगिणी एक जो ग्रंथ है कल्हड़ द्वारा रचित, इस राज तरंगिणी से मिहिर भोज के विषय में काफी सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, संभवतः मिहिर भोज 836 ईस्वी में शासक बना था, है ना, संभवतः 836 ईस्वी में इसका जो है ये जो है इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अरब यात्री सुलेमान जो है वो भारत आया था मिहिर भोज के समय में, और गौड़ वंश के शासक देवपाल को, है ना, जो धर्मपाल का बेटा था देवपाल, इस देवपाल को मिहिर भोज ने युद्ध में हराया था। इसने राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय को भी युद्ध में हराया था। मतलब गौड़ वंश के शासक को भी मिहिर भोज युद्ध में हराते हैं, राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय को भी मिहिर भोज जो है वो युद्ध में हराते हैं। मिहिर भोज के समय पर जो कलचुरी, परमार और चंदेल वंश हैं, है ना, ये सब मिहिर गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। मतलब कलचुरी वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, है ना, ये जो वंश भारत में फल फूल रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं
गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, और जैसे ही गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता कमजोर पड़ी, ये वंश अपने आप को कर लेते हैं स्वतंत्र। चाहे चंदेल हो चाहे परमार हो, इनके विषय में भी आगे पढ़ेंगे। मतलब चंदेल और परमार जो है वो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। सामंत का मतलब ये इनके अंतर्गत शासन कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो मिहिर भोज जो है वो 836 ईस्वी में शासक बना, और उसके विषय में ये सारी जानकारियां जो है मैंने आपको यहां पर बताई। चलिए, तो मिहिर भोज के विषय में ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी, है ना, जिसे मुद्राओं में आदि वराह मिहिर प्रभास कहा गया है ना। ये प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, कई बार परीक्षा में प्रश्न आए हैं। ठीक है, यहां से मिहिर भोज बड़ा प्रतापी शासक था। चलिए, अब हम इस वंश के यदि हम और भी शासकों की बात करें, है ना, जैसे मिहिर भोज, तो मिहिर भोज के पश्चात मिहिर भोज का जो उत्तराधिकारी हुआ वह हुआ महेंद्रपाल, है ना। मिहिर भोज की जो पत्नी थी भट्टारिका, इस भट्टारिका का बेटा था महेंद्रपाल, है ना। हालांकि सिर्फ आप ये नाम याद रख लो, ज्यादा कुछ यहाँ से आपको फैक्ट्स पढ़ना नहीं है क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो मिहिर भोज की पत्नी भट्टारिका से उत्पन्न उसका बेटा महेंद्रपाल जो था वो मिहिर भोज के पश्चात शासक बना। मतलब ये प्रश्न हो सकता है कि मिहिर भोज का उत्तराधिकारी कौन था, तो मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था महेंद्रपाल। फिर महेंद्रपाल के पश्चात भोज शासक बनता है, फिर महिपाल प्रथम, फिर महेंद्रपाल द्वितीय, फिर देवपाल, है ना। इस प्रकार से इस वंश में कई सारे शासक जो हैं वो आते हैं, और संभवतः यशपाल नामक शासक इस वंश का अंतिम शासक था, है ना। यशपाल नामक राजा जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का संभवतः अंतिम शासक था। तो आप सिर्फ इतना सा याद रख लो कि मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल था, और इस गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम संभवतः शासक था, वो संभवतः अंतिम शासक जो था वो यशपाल था, है ना। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद जो है भारत में मुसलमानों के आक्रमण हुए, है ना, मोहम्मद गजनवी गोरी इनके आक्रमण हुए, और इनका जो राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सामंत थे वो स्वतंत्र हो गए, और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है आगे नहीं फुल पाया। ठीक है, चलिए, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में, इनके शासकों के विषय में जो बेसिक बातें वो मैंने आपको बताई। जो याद रखना है वो मिहिर भोज के विषय में याद रखना है, नागभट द्वितीय के विषय में पढ़ना है, और नागभट प्रथम जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न परीक्षा में आने के प्रबल चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके निर्माणों की, कि आखिर में इस वंश के शासकों ने क्या क्या निर्माण करवाए। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का जो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है वह है तेली का मंदिर, जिसे ग्वालियर में बनाया गया था, है ना। तेली का मंदिर जो बना था ग्वालियर में। अब बच्चों के मन में एक प्रश्न होता है कि सर इसको तेली का मंदिर क्यों कहते हैं, क्या ये किसी तेली जो है एक समाज है ना। तो ये प्रश्न भी मन में होता है कि या ये किसी तेली समाज के व्यक्ति ने बनाया था, है ना। ये तेली शब्द जो है इस मंदिर के आगे क्यों जुड़ा हुआ, तो इसके विषय में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, है ना। बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं इस शब्द के पीछे कि इस कारण इस मंदिर को तेली का मंदिर कहा गया। अब उन कहानियों में जो सबसे हम यूँ बोल सकते हैं कि जिसकी संभावना सही होने की ज़्यादा है ना, उस कहानी की बात करते हैं कि आखिर में इस तेली के मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, क्या राज है। तो देखो स्टूडेंट, ये कहा जाता है कि तेली का मंदिर, इस मंदिर का जो नाम पड़ा उसके नाम के पीछे का कारण ये है कि जो ग्वालियर वाला एरिया है, कन्नौज वाला एरिया है, या फिर हम यूँ कहें कि जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, उस प्रदेश में सरसों बहुत होती थी, है ना। आज भी आप जानते होंगे मुरैना, भिंड, है ना, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में सरसों जो है वो बहुत उत्पादित होती हैं। हालांकि अब तो नहरें बन चुकी हैं, लोग गेहूं वगैरह भी बड़ी मात्रा में उत्पादित करते हैं, है ना। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ऐसी जगह पर स्थित है जहां शुरू से ही वर्षा की कमी रही, है ना। और यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह है ये सरसों के लिए बड़ी उपयुक्त है। और पहले सरसों का तेल बड़ा प्रचलन में था, है ना। पहले आप कभी किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछेगा, वो खुद कहेगा आपको कि भाई हम तो सरसों का तेल ही यूज करते थे, है ना। सरसों, मूंगफली, यही तेल यूज होते थे। सोयाबीन वगैरह, सनफ्लावर, है ना, राइस ऑयल, ये तो लोग समझते ही नहीं थे, है ना। पहले सरसों और मूंगफली, इन तेलों का ही यूज होता था। तो सरसों जो है वो इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। अब आप जानते हैं कि सरसों
सरसों इस क्षेत्र में उगाई जाती है। सरसों का यूज होता है तेल निकालने में, क्योंकि भारत में सरसों का तेल बहुत प्रचलन में था, लोग उसी में खाना बनाते थे, सरसों का तेल ही खाते थे, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि मिहिर भोज के क्षेत्र में सरसों का बहुत मात्रा में उत्पादन हुआ, और मिहिर भोज द्वारा या मिहिर भोज की वो सरसों है, वो सरसों तेलंगाना एक प्रदेश है ना, हमारे भारत का एक प्रदेश है तेलंगाना। तो कहा जाता है कि भाई तेलंगाना के जो व्यापारी हैं, है ना, वो तेल का काम करते थे। तेलंगाना जो है ना, जिसे हम वर्तमान में बोलते हैं तेलंगाना, हालांकि तेलंगाना नाम के पीछे का कारण एक तेलंग ब्राह्मण भी है कि भाई तेलंग ब्राह्मणों के नाम पर ये तेलंगाना है, लेकिन एक कहानी ये भी कहती है कि भाई तेलंगाना जो है यहाँ पर तेल निकालने का काम होता था, है ना। तेलंगाना प्रदेश में, तेलंगाना वाले क्षेत्र में जो आज एक राज्य है, वहां पर तेल निकालने का काम होता था। तो सरसों खरीदी जाती थी इस वाले क्षेत्र से जहां पर मिहिर भोज का शासन था, और यहां से खरीद कर तेलंगाना के जो लोग हैं वो उसका तेल निकालकर उसे सेल करते थे आगे। तो उस इतनी सरसों का उत्पादन हुआ कि बहुत सारे तेलंगाना के व्यापारी इस प्रदेश में आए सरसों खरीदने, और यहां से वो सरसों खरीदकर तेलंगाना लेकर गए। तो उससे बड़ा फायदा हुआ मिहिर भोज को, है ना। मतलब अगर ज्यादा उत्पादन होगा, है ना, ज्यादा फसलें होगी और आप ज्यादा बेचोगे तो आप ज्यादा कमाई करोगे ना, है ना। तो बहुत ज्यादा सरसों का उत्पादन हुआ, जिससे बहुत ज्यादा कमाई हुई मिहिर भोज को, और मिहिर भोज ने खुश होकर उस तेल की कमाई से, है ना, उस तेल से जो कमाई हुई, मतलब उस सरसों से जो कमाई हुई, उस तेल से जो कमाई हुई, उसके आधार पर, मतलब उस कमाई से उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर का नाम भी उसने तेली का मंदिर ही रखवाया, क्योंकि ये जो पैसा था ये सारा का सारा उस तेल के व्यवसाय से उसे प्राप्त हुआ था। और जो व्यापारी थे, है ना, जो तेलंगाना से यहाँ पर जो व्यापारी आए थे, ऐसा कहा जाता है कि वो व्यापारी अपने साथ साथ कुछ वास्तु शास्त्री लेकर आए थे, कुछ इंजीनियर अपने साथ लेकर आए थे, और उन्हीं इंजीनियरों ने मिलकर मिहिर भोज ने पैसा दिया, और उन्हीं तेलंगाना के इंजीनियरों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। मतलब जो दक्षिण भारत के जो इंजीनियर थे वो मिहिर भोज के राज्य में आते हैं, मिहिर भोज पैसा इन्वेस्ट करता है, और पैसा मतलब खर्च करता है मंदिर बनाने में, और वो तेलंगाना के इंजीनियर जो हैं वो उस मंदिर का निर्माण करवाते हैं, मतलब उस मंदिर का निर्माण करते हैं। तो कहा जाता है कि तेली का मंदिर, तेल के पैसों से जो कमाई हुई थी मिहिर भोज को, है ना, उस पैसों से इस मंदिर का उसने निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखो बात को समझना, निर्माण करवाया था मिहिर भोज ने, भगवान विष्णु व शिव को समर्पित है ये मंदिर। अब देखो दक्षिण शैली में ये निर्मित है, मतलब जो मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं, उत्तर भारत की जो शैली, लगभग नागर शैली के मंदिर हमें उत्तर भारत में मिलते हैं। ये तेली का मंदिर जो है वो दक्षिण शैली में बना मंदिर है। दक्षिण शैली मतलब आप कभी साउथ में घूमने गए हो तो आपने वहां देखा होगा कि वहां के मंदिरों का शिखर अलग प्रकार का होता है, जैसे उत्तर भारत के मंदिरों का शिखर कुछ इस प्रकार का होता है, जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों का शिखर कुछ इस प्रकार का होता है। आपने अगर दक्षिण भारत के मंदिर देखे हो, मूवीज वगैरह में देखे हो, तो इस प्रकार का शिखर होता है। तो ये जो तेली का मंदिर है, इस तेली के मंदिर की यदि हम बात करें तो ये दक्षिण शैली में निर्मित है। तो दक्षिण शैली में क्यों निर्मित है? क्योंकि तेलंगाना के इंजीनियरों ने इसे बनाया। तो भाई जहाँ के जो शैली आपको याद होगी आप निर्माण भी वैसा ही करोगे ना, है ना। आप कैसा निर्माण करोगे, जो शैली आपको पता है। तो दक्षिण भारत के इंजीनियर थे, उन जो तेलंगाना के जो तेली थे, जो यहाँ पर व्यापार करने आए थे, है ना, उन्होंने कहा कि भाई हम इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। तो उन्होंने अपने इंजीनियरों से इसे बनवाया। तो ये मंदिर जो है कैसी शैली में बना? ये मंदिर बना दक्षिण शैली में। हालांकि इस मंदिर में उत्तर और दक्षिण दोनों प्रकार की शैलियों का हमें संगम देखने को मिलता है, क्योंकि मंदिर तो आपने बना दिया दक्षिण भारत जैसा, लेकिन उसके अंदर जो देवता है ना, उनके अंदर जो चीजें हैं वो सारी कैसी है? वो उत्तर भारतीय ही है। मतलब आप यूं समझ लो कि हमने घर तो बना दिया
अमेरिका स्टाइल में, है ना। हम कहीं अमेरिका घूमने गए, वहाँ हमने घर देखा, हमें लगा कि यार अमेरिका में तो ऐसे घर होते हैं। हम भारत आए और हमने पैसा खर्च करके पूरा का पूरा अमेरिका जैसा घर बना दिया। लेकिन अब हम घर, उस घर में कौन रह रहा है? उस घर में तो भारतीय रह रहे हैं ना। तो हम जो भारतीय उस घर में रहेंगे तो हम थोड़ी ना बदलेंगे, हम तो भारतीय हैं, है ना। हमारे कपड़े, खाना पीना, खाने पीने के बर्तन, वो सब वैसे ही होंगे, है ना। आप कोरिया वगैरह चले गए और कोरिया वाली स्टाइल में आपने घर बना दिया, लेकिन अंदर खाने पीने की चीज़ें तो वही बनेगी ना जो हम खाते हैं। बाहर से ज़रूर कोरियन स्टाइल में है, लेकिन भीतर तो कैसा है? पूरा इंडियन स्टाइल में। तो सेम उसी तरीके से भले इसको दक्षिण शैली में बना दिया बाहर से पूरा, परंतु भीतर जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, भीतर जो देवी देवता है ना, उनके आसपास जो डिज़ाइन वगैरह है वो सारी कैसी हैं? वही उत्तर भारतीय। तो इस कारण इस मंदिर को कहा जाता है उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की शैलियों का संगम, क्योंकि इस मंदिर में हमें दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। जहां इस मंदिर का शिखर आकार वगैरह दक्षिण भारतीय है, तो इस मंदिर के अंदर जो देवी देवता और उन देवी देवताओं के आसपास की जो डिजाइन वगैरह है वो उत्तर भारतीय है। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण भारतीय शैलियों का संगम इसे कहा जाता है, तेली के मंदिर को। ये द्रविड़ शैली में बना है ना। दक्षिण की जो शैली है उसे हम द्रविड़ शैली बोलते हैं। तो ये द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसे तेली का मंदिर कहा जाता है। उसके पीछे का भी मैंने आपको कारण बताया। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इल्तुतमिश 1231 में इस पर आक्रमण करता है और इस मंदिर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इल्तुतमिश तोड़ देता है। मतलब इल्तुतमिश के आक्रमण में इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का ये प्रथम मंदिर है। इंदौर में भी एक मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। अन्नपूर्णा माता मंदिर जो है उसका शिखर आपको दक्षिण भारतीय शैली या द्रविड़ शैली में मिलेगा, है ना। तो द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का ये प्रथम मंदिर है। वर्तमान में तो बहुत सारे बन चुके हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है और इसका गर्भगृह जो है वो आयताकार है। ठीक है, तो ये तेली के मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। इसका निर्माण मिहिर भोज ने करवाया था। इसको तेली का मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि मिहिर भोज को तेल के व्यवसाय से बहुत ज्यादा मुनाफा मिला था। तो मिहिर भोज जो है उस मुनाफे के कुछ हिस्से से इस मंदिर का निर्माण करवाता है और इस मंदिर को वो बोलता है तेल का मंदिर या तेली का मंदिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और निर्माण गुर्जर प्रतिहारों के। तो चतुर्भुज मंदिर जो ग्वालियर में है, ग्वालियर दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण मिहिर भोज के एक अधिकारी अल्ल ने करवाया था। अल्ल नामक अधिकारी द्वारा इसका निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों का एक मंदिर मिलता है चामुंडा मंदिर, ये मिलता है शहडोल में। केलधार का शिव मंदिर शिवपुरी में। विष्णु नरक द्विष मंदिर ग्वालियर में। पठारी का मंदिर समूह विदिशा में। कटकेश्वर महादेव मंदिर विदिशा में। विशाख मंदिर ग्वालियर में। वाराहवली मंदिर मुरैना में। एंती के शिव मंदिर पन्ना में। ग्यारसपुर के मंदिर विदिशा में। गरगज महादेव मंदिर इंदौर में। सीताराम की लावन भिंड में। मनखेड़ा का सूर्य मंदिर टीकमगढ़ में। और एक मूर्ति प्राप्त हुई है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित वीणाधर शिव की मूर्ति, और ये प्राप्त हुई है भटूरा सतना से। तो ये कुछ निर्माण हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित। ये कुछ मंदिर हैं जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और आप सब जानते हैं चाहे व्यापम हो चाहे MPPSC हो, कई बार मंदिरों से रिलेटेड, उनकी लोकेशन से रिलेटेड प्रश्न सीधे सीधे वो परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कुछ प्रमुख निर्माण हुए जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश को हमने पढ़ा। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन्हें हमने जाना। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो में, है ना। तो मैं बिल्कुल आपके उस कमेंट का, उस मैसेज का रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।